हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। तो इसके पहले हमने 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 131 से देखेंगे क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। ये टर्म्स तो आपके लिए हर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका DSSB हो, हर एग्जाम से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4-5 अपलोड कर चुके हैं वीडियोस, 130 तक उसमें हमने किया है। आज हम लोग 131 से देखेंगे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ये देखते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। देखते हैं आज हमारे पास क्या एमसीक्यूज़ है। ओके, so our first question is, the word essay has been taken from a French word essay. What does it mean? तो जो ऐसे वर्ड है वो हमें फ्रेंच वर्ड से हमको मिला है। कहाँ हम फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है ऐसे ही फ्रेंच वर्ड है। तो इसका मीन्स क्या होता है आपको बताना है। ए अटेम्प्ट, बी एस, सी से टू एनी वन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हुआ, ए अटेम्प्ट, टू ट्राई। ओके, तो अटेम्प्ट करना। तो ऐसे ही का मीन्स जो फ्रेंच वर्ड है उसका मीन्स क्या होता है, अटेम्प्ट। ओके, सो हमारा ए इज द राइट आंसर, अटेम्प्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु क्वाइंड द टर्म ऐसे, ये ऐसे ही वर्ड है, किसने क्वाइंड किया है। ए मॉन्टेग, बी लैम, सी बैकन, डी ड्राइडन। तो ये हमारा वर्ड किसने, ऐसे ही वर्ड किसने क्वाइन किया है, ए मॉन्टेग। तो इस ऐसे ही वर्ड को किसने क्वाइन किया है, मॉन्टेग ने क्वाइन किया है। ए इज द राइट आंसर, मॉन्टेग। ओके, मॉन्टेग ने क्वाइन किया है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। Euphemism is an elegant Elizabethan literary style. It marked by excessive use of balance, antithesis, and alliteration, and by frequent use of similes drawn from mythology and nature. It is also used to denote artificial elegance. It was derived from the name of a character in the prose romance Euphues, the Anatomy of Wit 1578, and Euphues and his England 1580 by the English author. Name this English author. Okay, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इफ्यूज़ में क्या है, इफ्यूज़ में एक ऐसी सुंदर एलिजाबेथन की लिटरेरी स्टाइल है, शैली है, साहित्यिक शैली है। ये जो इट मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ बैलेंस, एंटीथीसिस एंड एलिट्रेशन, एंड बाय फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सिमिलीज ड्रॉन फ्रॉम मैथोलॉजी एंड नेचर। तो ये क्या है, यूफिज्म क्या है, एक सुंदर एलिजाबेथन एज की लिटरेरी स्टाइल है जो कि संतुलन, बैलेंस को, एंटीथीसिस हो गया, एंड एलिट्रेशन, अनुप्रास को अत्यधिक उपयोग और पौराणिक कथाओं और प्रकृति से ली गई है। मीन्स इसमें एलिट्रेशन का यूज होता है, एंटीथीसिस, बैलेंस, इन सब चीज़ों से, इस चीज़ और माइथोलॉजी ऑफ नेचर जो है प्रकृति से, पौराणिक कथाओं हो गई, मैथोलॉजी पौराणिक कथाएं हो गई, नेचर से ली गई है। कौन, ये यूफिज्म एक एलिजाबेथन लिटरेरी स्टाइल है। एंड आगे देखिए, इट इज़ आल्सो यूज टू डेनोट आर्टिफिशियल एलिगेंस। इसका जो उपयोग है वो आर्टिफिशियल एलिगेंस के लिए किया जाता है, आर्टिफिशियल एलिगेंस को दिखाने के लिए किया जाता है। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कैरेक्टर इन द प्रोज रोमांस यूफियस। और ये जो अंग्रेजी लेखक द्वारा जो है प्रोज रोमांस इफ्यूज एनाटॉमी ऑफ विट 1578 और यूफियस ऑफ हिज इंग्लैंड 1580। एक अंग्रेजी जो लेखक हैं द्वारा जो उनका प्रोज रोमांस है, यूफिज्म द एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफिज्म एंड हिज इंग्लैंड बाय इंग्लिश ऑथर, एक इंग्लिश ऑथर है, उनके द्वारा इस चित्र के नाम से लिया गया, कैरेक्टर है उसके नाम से लिया गया है। नेम अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है उसके नाम से इसको लिया गया है। तो नेम दिस इंग्लिश ऑथर, इस इंग्लिश ऑथर का नाम बताना है आपको। ओके, कि जो कौन से इंग्लिश ऑथर है जिससे ये लिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस है हमारे, ए जॉन लिली, बी थॉमस किड, सी थॉमस नैशे, डी ग्रीनी। तो हमारा राइट आंसर है जॉन लिली। इसका लेखक कौन है, नेम दिस इंग्लिश ऑथर कौन है, ये जॉन लिली है।
तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें एलिट्रेशन हो गया, एंटीथेसिस हो गया, एंड फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ सिमिलीज हो गया, एंड मैथोलॉजी एंड नेचर का अच्छे से प्रयोग चिन्हित किया गया, इन सबको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इट इज़ आल्सो यूज टू डेनोट आर्टिफिशियल एलिगेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एंड डिराइव फ्रॉम द नेम, एक कैरेक्टर का नेम है। प्रोज रोमांस है, जी लेखक द्वारा एक प्रोज रोमांस है, एक द प्रोज रोमांस इफ यूज द एंटोनी ऑफ विट एंड इफ्यूज एंड इंग्लैंड बाय द इंग्लिश ऑथर। इसमें एक कैरेक्टर है, उसके नाम से लिया गया है, तो उसमें हमें इस लेखक के इंग्लिश ऑथर को बताना है। तो ये कौन है, ये हमारे जॉन लिली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज द राइट आंसर जॉन लिली। ओके चलिए नेक्स्ट, कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड सैटायर एंड इम्प्रॉबेबल सिचुएशन इज नोन एज। कॉमेडी में जो सैटायर, ब्रॉड सैटायर्स होते हैं एंड इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस होती हैं, जो असंभव स्थितियां हो जाती हैं और बहुत से ब्रॉड से व्यंग होते हैं, तो उस तरह की कॉमेडी को हम क्या कहा जाता है? ए इंटरल्यूड, बी मास्क, सी मिस्ट्री प्लेज, डी फार्स। तो इस तरह की कॉमेडी को हम फार्स कहते हैं, जिसमें व्यंग भी होता है और असंभव स्थितियां हो जाती हैं, इम्प्रॉबेबल सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी में, इसको हम फार्स कहेंगे। ओके, डी इज द राइट आंसर, फार्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच नॉवेल इज ऑफन कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन। कौन सा नॉवेल है जो प्रिकर्सर कहा जाता है साइंस फिक्शन का? किसको, इनमें से किसको कहते हैं? ए जॉर्ज ऑरवेल का है 1984, मैरी सेली का है फ्रैंकस्टीन या मॉडर्न प्रोमिथस है H.G. वेल्स का द टाइम मशीन, डी आइजैक आसिमोव की आई रोबोट। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। मैरी सेली का है फ्रैंकस्टाइन या फिर उसको हम और मॉडर्न प्रोमेथस भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या है, जो प्रिकर्सर, साइंस फिक्शन का प्रिकर्सर कहा जाता है, मैरी सेली का है फ्रैंकस्टाइन या मॉडर्न प्रोमेथस। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर, मैरी सेली का फ्रैंकस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिन डी सिएकल इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स। फिन डी सिएकल एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स बताना। ए बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी, बी एंड ऑफ द सेंचुरी, सी मिडल ऑफ द सेंचुरी, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है, फिन डी सिएकल का फ्रेंच वर्ड है, उसका मीन्स होता है बी एंड ऑफ द सेंचुरी, एंड ऑफ सेंचुरी। ओके, एंड ऑफ द सेंचुरी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, विलियम कलेन ब्रियंट, H.W. लोनोफेलो, ओलिवर वेंडल होल्मेस, जेम्स रसेल, लॉवेल एंड जॉन व्हिटियर आर नोन एज। तो इसमें आपको बताना है कि विलियम कुलेन ब्रायंट, H.W. लॉन्ग्स, लोनोफेलो, ओलिवर वेंडल होम्स, जेम्स रसेल, लोवेल एंड जॉन वेटर नोन एज। कैसे जानते हैं? द फायरसाइड पोएट्स ऑफ द यूएस, द ब्लैक पोएट ऑफ द पोएट्स, द ट्रांसडेंटल पोएट्स ऑफ द यूएस, द सिल्वर पोएट्स ऑफ द यूएस। तो राइट आंसर है हमारा ए इज द राइट आंसर, द फायर साइड ऑफ पोएट्स ऑफ द यूएस। अमेरिका के जो फायर साइड कवि हैं उनको हम, ये सब जो हैं उनको हम लोग और किससे जानते हैं नाम से? ये सब जो हमारे अमेरिका के फायर साइड पोएट को जानते हैं। ओके, तो हमारा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, द फायर साइड पोएट्स ऑफ द यूएस। चलिए नेक्स्ट, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर ए कैरेक्टर हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट टू अनदर कैरेक्टर इट इज। तो इसका मीन्स है कि इस शब्द का प्रयोग ऐसे चरित्र के लिए किया जाता है जो दूसरे चरित्र के विपरीत कार्य करता है। तो ये क्या है? द टर्म इज यूज्ड अ कैरेक्टर हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट टू अनदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर के कंट्रास्ट में होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए फॉयल, बी कॉलेज, सी सॉयल, डी कंट्रास्टिंग। तो हमारा राइट आंसर है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम जो विपरीत होता है उसको हम लोग फॉयल कहेंगे। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, फॉयल। ओके, नेक्स्ट, what is called when a foolscap paper is folded once resulting in 2 leaves 4 pages। जब हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसके हमें
2 लीव्स मिलते हैं एंड 4 पेजेस हो जाते हैं। जब हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसके हमें 2 पार्ट्स मिल जाते हैं, 2 लीव्स हो जाती है एंड 2 लीव्स में हमें 4 पोर्शन मिल जाते हैं, मीन्स 4 पेजेस हो जाते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड, जैसे आपकी ये पेपर हो गया, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया तो ये दो में डिवाइड हो गया, तो इसका एक बैक का हो गया, एक फ्रंट का हो गया, इसी तरह इसका भी एक बैक का हो गया, एक फ्रंट का हो गया। तो ये आपके 4 पेजेस हो जाएंगे और ये 2 लीव्स हो जाएंगी। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ए फोलियो, बी पोलियो, सी क्वार्टो, डी नन ऑफ दिस। तो हमें ये ए फोलियो कहलाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। और क्वार्टो क्या हो जाता है? इसके हमने 4 पार्ट, इसमें अगर 2 लीव्स से 4 पार्ट्स कर दिए, अगर इसके यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ 4 पार्ट्स हो गए इसके, तो और यहाँ पे आपके 8 पेजेस हो जाएंगे। यहाँ पे आप 4 लीव्स हो गई और 8 पेजेस हो जाएंगे फिर, तो ये आपका क्वार्टो हो जाता है। और फोलियो क्या हो गया? 4 पेजेस। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा ए इज़ द राइट आंसर, फोलियो। 4 पेजेस, 2 लीव्स एंड 4 पेजेस। ओके, फोलियो, दैट इज कॉल्ड फोलियो। क्लियर? नेक्स्ट, it is a short narrative in prose of unknown authorship. It has been transmitted orally. It belongs to oral tradition. It is known as. तो इसमें कह रहे हैं अननोन जो लेखक की गद्य में लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है, एक नैरेटिव कहानी है, अननोन ऑथरशिप, जिसमें ऑथर का नेम नहीं होता। इट इज़ शॉर्ट नेरेटिव इन प्रोज, ये शॉर्ट नेरेटिव प्रोज है जो अननेम ऑथरशिप होती है, अज्ञात लेखक हो गया, उसकी एक छोटी सी कहानी हो गई। एंड इसे इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड ओरली, इसे मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता है, इसको ट्रांसमिट किया जाता है मौखिक रूप से, यह मौखिक परंपरा से संबंधित है। इट बिलोंग्स टू, ये ओरल ट्रेडिशन मौखिक परंपरा से संबंधित है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो ए पोएटिक टेल, बी स्टोरी, सी फॉक टेल, डी प्रोज नैरेटिव। तो डेट इज कॉल्ड फॉक टेल। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये हमें फॉक टेल कहेंगे, ओरल ट्रेडिशन पे जो आधारित है, डेट इज कॉल्ड फॉक टेल। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। A short introductory essay preceding the text of a book written by a person other than the author is known as, means एक short introductory essay हो गया ये, जो कि बुक में टेक्स्ट में दिया जाता है, written by a person, किसी एक पर्सन के द्वारा, other than the author, उस बुक के ऑथर के अलावा किसी दूसरे पर्सन द्वारा जो इंट्रोडक्टरी essay दिया जाता है, that उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ए फॉरवर्ड, सी बी बैकवर्ड, सी एपिलॉग, डी फ्रॉम द पेन ऑफ द राइटर। तो डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। मीन्स फॉरवर्ड आपको क्या हो गया? ये इसको हम लोग प्रस्तावना भी कह सकते हैं या भूमिका, जो एक बुक में पहले दिया जाता है, जो ऑथर के अलावा जो किसी पर्सन के दिया जाता है, उसको हम लोग इंट्रोडक्टरी ऐसे होता है, डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, जिसको हम लोग भूमिका या प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। Who divides a drama into 5 parts? किसने ड्रामा को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया? एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डेनोमेंट। हिज पिरामिड सिम्बॉलिजेज द थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। हु डिवाइड्स ड्रामा इंटू 5? किसने डिवाइड किया है ड्रामा को 5 पार्ट्स में? कौन सी 5 पार्ट्स हो गए? एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड डेनोमेंट। मीन्स एक्सपोजिशन हो गया आपका ड्रामा को जो प्रेजेंट करते हैं, डेट इज एक्सपोजिशन हो गया पहले, फिर राइजिंग एक्शन जो फिर बढ़ती हुई जो आगे राइजिंग एक्शंस होते हैं प्ले में, डेट इज आगे कहानी बढ़ती है, वो हो गया। फिर क्लाइमेक्स, एक पीक पॉइंट पर कहानी पहुंचती है जहां से आपका बिल्कुल अब आर या पार दिखने लगता है, अब बिल्कुल पीक पे आपकी स्टोरी पहुंच जाती है। एंड फिर होता है फॉलिंग एक्शन, फिर जब पीक में पहुंच जाता है फिर आपका फॉलिंग एक्शन होता है, जो एक्शंस होते हैं उसकी गिरती हुई कहानी कार्रवाई होती है, फॉलिंग एक्शंस होते हैं। एंड फिर डेनोमेंट, फिर एंड हो जाता है प्ले का। ठीक है, तो ये जो पिरामिड सिम्बॉलिज्ड है, थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है, ये किसने डिवाइड किया है? तो ए आपका हैलिडे, बी एमी सेसेयर, सी डेविड क्रिस्टल, डी फ्रेटैक। तो जैसे ये कि ड्रामा की स्टोरी ऐसे आपकी बढ़ेगी, तो ये आपका यहाँ पे एक्सपोजिशन हो गया, ये आपका राइजिंग एक्शन हो गया, और यहाँ पे आपका क्लाइमेक्स, जब बिल्कुल पीक पे स्टोरी पहुँच जाती है कि अब देखिए कहानी में क्या होता है, कहानी अपने अंतिम मोड़ के पास आ जाती है, तो फिर उसके बाद आपका फॉलिंग एक्शन होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका फॉलिंग एक्शन होगा,
फॉलिंग एक्शन हो जाता है यहाँ पे, और फिर एनाउंसमेंट हो जाता है, एंड हो जाएगा आपके प्ले का। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर होता है, ये आपका क्लाइमेक्स हो गया, ये आपका राइजिंग एक्शन हो गया, एक्शन में कहानी आगे को बढ़ती है, फिर कहानी अपने अंत की ओर, यहाँ फॉलिंग एक्शन हो गया, कहानी अपने अंत की ओर आती है क्लाइमेक्स से, और ये आपका स्टार्टिंग हो गई, कहानी को प्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका डिनाउमेंट हो गया, एंड ऑफ द प्ले। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर किसने किया है डिवाइड 5 पार्ट्स में? फ्रेटैग ने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डी इज द राइट आंसर, फ्रेटैग। क्लियर? नेक्स्ट, डिफाइनेबल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, दिस डिस्क्राइब्स बेस्ट। तो जो डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर के जो फॉर्म्स वगैरह को सबको डिस्क्राइब करता है, कौन सी किस फॉर्म में कौन सी वर्क रचना है लिटरेचर में या आर्ट पे, वो हमें बताता है, आर्ट या लिटरेचर में वो हमें बताता है। तो टाइप्स ऑफ फॉर्म में किस टाइप ऑफ फॉर्म में है, तो ये क्या है? ए जॉनर, बी आर्ट फॉर्म्स, सी फॉर्म्स, डी टाइप्स। तो ए इज द राइट आंसर। जॉनर से हमें पता चलता है कि वह किस टाइप का है। ओके, डी, ए इज द राइट आंसर, जॉनर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, इट इज अ जॉनर ऑफ फिक्शन which is characterized by mystery and supernatural horror. It is often set in a dark castle or other medieval settings. It is, तो ये क्या है? ये है कि एक जॉनर है, फिक्शन का एक जॉनर हो गया, जिसकी विशेषता क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मिस्ट्री एंड सुपरनेचुरल हॉरर। जो एक हॉरर और सुपरनेचुरल सी चीज़ें दिखाते हैं इसमें, जिसकी विशेषता ये मिस्ट्री होती है उसमें, एंड डरावनी सी चीज़ें दिखाएंगे। इट इज़ ऑफन सेट इन अ डार्क कैसल और अदर मेडिवल सेटिंग्स। ये जो है ज़्यादातर डार्क कैसल, बहुत जो अंधेरे महल से होते हैं, एंड मेडिवल सेटिंग्स होती, मध्ययुगीन सेटिंग्स वगैरह में ज़्यादा सेट किए जाते। तो ये क्या है? ए गॉथिक फिक्शन, बी रोमांटिक फिक्शन, सी रेजियनलिज्म, डी नन ऑफ दिस। तो ए इज़ द राइट आंसर, गॉथिक फिक्शन। ये हॉरर से संबंधित है, हॉरर मूवीज़ वगैरह हो जाती हैं तो वो गॉथिक हो गई, जिसमें आपका हॉरर एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ द गॉथिक फिक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ए इज़ द राइट आंसर, गॉथिक फिक्शन। क्लियर? चाहिए नेक्स्ट। द टर्म फॉर अ जापानीज पोएम ऑफ 3 लाइन्स विद 17 सिलेबस 575 इज। एक टर्म है जापानीज पोएम का ऑफ 3, जिसमें 3 लाइन्स होती हैं आपकी और 17 सिलेबस होते हैं, क्या? 575। ये हो गया। तो ये हमारा क्या है बताना है? ए हैकू, बी टैंका, सी लिरिक, डी लिमरिक। तो ए इज़ द राइट आंसर, हैकू। ये क्या हो गया? ये हमारा हैकू हो गया। ये हमारे जापानीज पोएम का एक टर्म है जिसमें 3 लाइन्स एंड 17 सिलेबस होते हैं, 575 करके। क्लियर? तो ये हमारा हैकू हो गया। ए इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ का है ये टर्म? जापान का, तो जापानीज टर्म है। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर, हैकू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज। तो एक एरर होती है जो अज्ञानता या अचानक कमजोरी के कारण जो निर्णय डिसीजन लेने में त्रुटि हो जाती है, उस गलती हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस मीन्स अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण, या सडन कोई अचानक सी कमजोरी के कारण इसमें ये एरर हो जाती है, जजमेंट लेने में, निर्णय लेने में त्रुटि हो जाती है, एरर हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? एरोनियस, बी हमर्शिया, सी इयोरेसिया, डी नन ऑफ दिस। तो ये हमारा हमर्शिया हो गया। बी इज़ द राइट आंसर, हमर्शिया। हमर्शिया का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा हेमलेट का है। हेमलेट में हमें हमर्शिया बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि बी इज़ द राइट आंसर, हमर्शिया। क्लियर? एन एथिकल सिस्टम दैट इवेल्यूट्स द परस्यूट्स ऑफ प्लेजर एज द हाईएस्ट गुड इज। तो इसमें कह रहे एक नैतिक प्रणाली जो आनंद की खोज को सर्वोच्च अच्छाई के रूप में मूल्यांकन करती है। मीन्स एक एथिकल सिस्टम होता है डेट एवेल्यूट्स द परस्यूट ऑफ प्लेजर, जो हमें आनंद की चरम सीमा तक पहुंचाती है, एज द हाईएस्ट गुड, जो बहुत हमें सर्वोच्च अच्छाई के रूप में मूल्यांकन करती है, वो क्या है? ए रेनेसेंस, बी हेडोनिज्म, सी प्यूरिटनिज्म, डी यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये हमारा है क्या? बी हेडोनिज्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो हमें आनंद की खोज को सर्वोच्च अच्छाई के रूप में मूल्यांकन कराती है, नैतिक प्रणाली है, वो हमारी क्या है? वो हमारा है
हेडोनिज्म, इसको हम लोग सुखवाद कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम लोग सुखवाद कहेंगे, जो हमें परम खुशी देती है, आनंद देती है, डेट इज हेडोनिज्म। ओके, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हेडोनिज्म भी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इट इज एन एक्सप्रेशन the meaning of which cannot be inferred from the meaning of the words that make it up. It may be phrase or an expression with a meanings different from the literal translation. What is? तो इसमें कह रहे हैं कि यह एक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ इसे बनाने वाले शब्दों के अर्थों से नहीं निकाला जा सकता है। यह एक वाक्यांश है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है। इट इज़ अ फ्रेज, जिसका अर्थ है इसे बनाने वाले शब्द जो हैं उन अर्थों से नहीं निकाला जा सकता है। डैट मेक इट मे बी फ्रेज और एन एक्सप्रेशन विद एन मीनिंग ऑफ मीनिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल ट्रांसलेशन। जिसका जो हमें बनाने वाली मीनिंग दिख रही है उससे वो अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, उसका एक दूसरा ही मतलब होता है, उसका मतलब एक अलग ही अर्थ हो जाता है, अलग फ्रेज हो जाता है। और एन एक्सप्रेशंस, उसकी जो व्यक्ति जो उसका अर्थ निकलता है उसका फ्रेज हो जाता है, वाक्यांश हो जाता है, या अव्यक्ति हो सकती है जिसका अर्थ शाब्दिक अनुवाद से अलग हो, जो उसका अर्थ दिखाई दे रहा है डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल ट्रांसलेशन, जो उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है उससे अलग होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हमारा ऑप्शन है ए फ्रेज, बी क्लॉज, सी इडियम, डी एक्सेप्ट। तो ये सी इज़ द राइट आंसर, ईडियम। ये क्या हो गया? ईडियम हो गया। मुहावरे वगैरह होते हैं जिसका अर्थ कुछ होता है, जो हमारा दिखता है शब्द उनसे अलग होता है अर्थ, ईडियम वगैरह का, तो डैट इज कॉल्ड ईडियम। ठीक है, जिसका अर्थ हमें जो संरचना दिख रही है उससे अलग दिखाई दे, पता चले, दैट इज ईडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट। इट इज़ अ लिरिकल पोएम, ये एक लिरिकल पोएम है। इट गिव्स अ लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीबडी लाइफ एमिड नेचुरल सराउंडिंग्स, जनरली रूरल और पेस्टोरल। ओरिजिनली द टर्म इज अप्लाइड टू द पोएम्स ऑफ थियोक्रिटस। तो ये एक लिरिकल पोएम है। इट गिव्स लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीडे, जो एवरीडे में हमारे एवरीडे लाइफ में जो हमारी पिक्चर्स होती है वो हमारे दिखाता है इसमें। एंड नेचुरल सराउंडिंग्स जो होती है, जनरली रूरल एंड जो हमारी ग्रामीण और पेस्टोरल्स, जो हमारी देहाती और आम तौर की जो ग्रामीण या देहाती रोज़मर्रा की लाइफ्स होती है वो इसमें दिखाई जाती है। ओरिजिनली द टर्म इज़ अप्लाइड टू द पोएम ऑफ थियोक्रिटस, और ये मूल रूप से ये जो शब्द है वो थियोक्रिटस की कविताओं पर लागू होता है। तो ये क्या है? ए इडियल, बी लिरिक्स, सी बैलेड, डी ले। तो ए इज़ द राइट आंसर, इडियल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इडियल। क्या कहेंगे? इडल कहेंगे। राइट आंसर इडल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इडल। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इन लिटरेरी राइटिंग इट इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर। लिटरेरी राइटिंग में यह एक बोलती हुई पिक्चर है, मतलब बोलती हुई एक तस्वीर है। तो यह क्या है? ए इमेज, बी मॉन्टेग, विथ, डी आयरन। तो ए इमेज, इमेज जो है, इमेज इज़ द राइट आंसर। बोलती हुई तस्वीर जो होती है वो हमें इमेज के थ्रू इमेज जो होती है उसके थ्रू पता चलती है, डेट इज़ इमेज। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये आज हमारे कुछ लिटरेरी टर्म्स के MCQs थे। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव लगेगा आप लोगों को, पर उसको माइंड मत करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों और आपको अच्छे लगे हों, आप चाहते हो हम और भी क्वेश्चंस इस तरह के लेके आएँ आपके लिए, इसको हम चाह रहे हैं और अच्छे से कवर करना, तो अगर और भी क्वेश्चन इस तरह के हम आपके लिए लेके आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपके लाइक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल को न्यू व्यूवर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। एंड अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसके आगे की MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।